एक और देश में जहां अलग अलग सियासी बातें हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं छात्रों के हित का जो मामला है वो भी गहराता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हर प्रदेश की जो सरकार है वो संकट में आ चुकी है। कभी बिहार से खबर निकलती है कि पेपर लीक हो गया है, और कभी फिर छत्तीसगढ़ से ऐसी खबर आती है, कभी फिर उत्तराखंड से ऐसी खबर आती है, और अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड के देहरादून से ऐसी खबर आई है जिसमें अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक के बाद, उन्हें देहरादून के रोड पर पीटा जाता है, और वो भी पुलिस बल के द्वारा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर है। और ये जो बार बार हर एक प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, हर सरकार के रीजन में पेपर लीक हो रहा है, इसके पीछे किसकी गहरी साजिश हो सकती है? क्या ये जो लोग हैं वो हर सरकार में अस्तित्व में होते हैं, हर सरकार के समर्थन में खड़े होते हैं, या हर सरकार के लिए फिनांसर हैं? और ऐसे में एक दो सवाल और निकलकर सामने आते हैं। सवाल ये कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता है तो उसमें तो कभी पेपर लीक की बात नहीं आती, फिर उसी तरीके से बाकी और एग्ज़ाम की बातें क्यों नहीं की जाती है? या फिर ये जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों को इतना बेहतर तरीके से क्यों नहीं रखा जाता है कि छात्रों को परेशानी ना आए और उन्हें रोड पर आने की ज़रूरत ना पड़े? इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं सीपी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और साथ में जुड़े हुए हैं कुछ प्रबुद्ध लोग जिनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत के साथ, जैसे कि मेरा पूर्व से परिचय आपके साथ, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी राज्य सरकार के अंदर में है नहीं। राज्य सरकार अब सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है। राज्य सरकार के लिए सरकारी नौकर बोझ बन चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी लोग रखता है। आपने देखा होगा शिक्षक की कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रही है। इसी प्रकार कोई राज्य सरकार नहीं चाहती है कि मुझे अस्थाई सरकारी कर्मचारी रखना पड़े। अब मजबूरी है। आप कहते हैं कि विज्ञापन क्यों निकालती है? विज्ञापन निकालना राज्य सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जनता का प्रेशर होता है, विरोधी दल का दबाव होता है। उस दबाव के तहत वैकेंसियाँ निकाली जाती है। राज्य सरकार खुद जानबूझ करके या तो पेपर लीक करवाती है या मुकदमेबाजी में उस वैकेंसी को फंसा देती है, जिससे कि हमें नियुक्त नहीं करना पड़े। तो ये जो आम जनता है उसे समझना पड़ेगा कि सरकार के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि सरकार जो ही नौकरी देगी उसे पैसा देना पड़ेगा। उतने उसके पास टैक्स कलेक्शन है नहीं, वो पैसा नहीं दे सकती है। इसीलिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन बंद किया था, क्योंकि पूरे बजट का 30% पेंशन पे खर्च हो रहा था। तो राज्य सरकार बचत करना चाहती है, और बचत करने का ये तरीका है कि राज्य सरकार खर्चे कम करे। तो खर्चे कम कैसे होंगे? सबसे ज़्यादा खर्चा सरकारी कर्मचारी पे है। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी कम रखे। सरकारी कर्मचारी जो ही राज्य सरकार कम रखेगी, विरोधी दल आंदोलन करने लगते हैं। जो सत्ता में नहीं होता, लोग आंदोलन करने लगते हैं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसे वैकेंसी निकालनी पड़ती है। तो वो एक वैकेंसी को 5 साल 6 साल लटकाती है, कभी पेपर लीक के माध्यम से, कभी मुकदमेबाजी में फंसा करके। आपने देखा होगा यही होता है। जबकि आप देखिए बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले भी, सरकारी बैंक वाले भी जब वैकेंसी निकालते हैं, कभी पेपर लीक नहीं होती, कभी मुकदमेबाजी में नहीं फंसती, क्योंकि उन्हें मेन पावर चाहिए। आप जिस दिन ये समझ जाइएगा कि राज्य सरकार को मेन पावर नहीं चाहिए भाई साहब, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको सरकारी नौकरी नहीं देगी, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप बोझ हैं। इसीलिए पेपर लीक होती है, अब मुकदमेबाजी में फंसती है। इसका स्पष्ट कारण यह है। फिर वही सरकार दावा ये क्यों करती है चुनाव के वक्त में? अगर आप बिहार जाएं तो तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनी 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड की ही बात करते हैं, धामी साहब दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के अगले दिन 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी पक्की। अब जब ये चीज़ें आती है तो फिर ऐसे में तो मसला फंसेगा ना सर? बिल्कुल नहीं फंसेगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, पहले मंत्रिमंडल के बैठक में पहला साइन 10 लाख नौकरी पे होगा। उनकी सरकार बन गई, हुआ नहीं हुआ, और जनता भी ये समझती है कि ये नहीं होगा। तभी तेजस्वी यादव के इस वादे के बावजूद बिहार में जनता ने तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनाई थी। अर्थात बिहार की जनता 10 लाख नौकरी पर लात मार चुकी थी। अर्थात जनता ये जानती है। फिर भी सीटें उनको ज़्यादा आई। तेजस्वी यादव को सीटें ज़्यादा आई थी। आप ये टेक्निकल मामला बता रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी मिलजुल के सरकार चुनाव लड़ा था। दोनों ने आधी आधी सीट पे चुनाव लड़ी थी, इसलिए उनको सीटें ज़्यादा नहीं आई, वो ज़्यादा सीट पे लड़े थे।
ये बहुमत नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को आया था और उन्हीं की सरकार बनी थी। बिहार की जनता ने इन्हें बहुमत नहीं दिया था, तब भी बहुमत नहीं दिया था जबकि इन्होंने बोला था कि मैं पहले साइन में कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी दूंगा। तो जनता समझती थी कि ये 10 लाख नौकरी नहीं देगा, और जब तेजस्वी यादव की सरकार बन गई है तब भी उन्होंने नहीं दिया। तो ये बातें स्पष्ट है, यह खोखले वादे हैं, राजनीतिक दल ऐसे ही वादे करते रहते हैं। तो मतलब मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री का भी जो दावा था 2 करोड़ नौकरियों का, वो भी एक फर्जी दावा था। देखिए, आपको मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ पर साल रोजगार हम पैदा करेंगे, आप उसको नौकरी से तौल रहे हैं। तो ये आपकी सोचने की शक्ति है, आपके सोचने की शक्ति को मैं चुनौती तो दे नहीं सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, आपको भी बोलने का अधिकार है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने, जैसा कि आपने नाम लिया है प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। मुद्रा लोन के माध्यम से हर साल 1.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है। सिर्फ मुद्रा लोन के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार उत्पन्न किया गया है। मैं दूसरे रोजगार की बात ही नहीं करता हूं। आप चले जाइए सरकारी क्षेत्र के बैंक में, चले जाइए प्राइवेट क्षेत्र के बैंक में, उन्होंने हर साल 1.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। अर्थात मोची को लोन दिया है, चाय वाले को लोन दिया है, साइकिल पंचर बनाने वाले को लोन दिया है, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले को लोन दिया है। तो उन्हें रोजगार पैदा किया है हर साल। तो मोदी जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, और वो उन्होंने किया है। कि अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं हर एक स्टेट में, चाहे वो बीजेपी शासित हो या और प्रदेश हो, ठीक, अभी हाल फिलहाल की खबर है, 2 दिन पहले देहरादून में मामला निकला था कि अभ्यर्थियों को पीटा गया था पुलिस के द्वारा। तो क्या ऐसे में इसका कोई समाधान नहीं निकालना चाहिए? स्टूडेंट रोड पर पहुँचते हैं, पुलिस के द्वारा पीट दिया जाता है। देखिए, समाधान तो निकलना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिहार में भी स्टूडेंट्स को मारा गया है, उत्तराखंड में भी मारा गया है, दिल्ली में भी हमने देखा है स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज होते हुए। और लगातार इन विषयों पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे वो हमारे हैं और उनकी मांगों को देखना चाहिए कि वो क्या मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों, सरकार में आप अपनी बात रखें, और बात रखना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा को आप लोग ना बढ़ावा दें। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं आने वाले समय के, और लाठीचार्ज उनके मन में एक पीड़ा को उत्पन्न करता है जो भविष्य में दिक्कत देती है। और हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में सरकार इन चीज़ों पे, मुद्दों पे ध्यान दे, और आने वाले समय में जो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए वादे हैं उनको भी पूरा किया जाए। देखिए, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, यूपीएससी, जो सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें कभी पेपर लीक नहीं होता, तो उसकी एक अलग योजना है। बाकी और जो एग्जाम है उसके अलग अलग योजना है, और सिर्फ बीजेपी शासित नहीं, मैंने शुरू में ही बोला था, हर एक ऐसे प्रदेश है, चाहे वो बिहार ले ले, बंगाल ले ले, उड़ीसा ले ले, उत्तराखंड ले ले, हर एक जगह, यूपी भी, तो इन सारी जगहों पर पेपर लीक हो रहा है और स्टूडेंट को हो रही है दिक्कत। गोरखपुर में भी आपने देखा था, बिहार में छात्रों को पिटते भी देखा था, छत्तीसगढ़ में भी छात्रों को पिटते देखा है, और अब उत्तराखंड की बारी है और वहाँ भी बच्चे पिट रहे हैं। गहलोत की सरकार में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी गई है। तो राज्य सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। क्या देखिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। शिक्षा के माफिया बहुत बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं हमारे देश के अंदर। जो लोग शिक्षा को केवल शिक्षा के स्तर से नहीं, अपने व्यापार के स्तर से जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को विशेष तौर पे सरकार को देखना चाहिए और उनको अरेस्ट करके जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता है। शिक्षा आने वाले भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाला एक केंद्र है, और वहाँ पर भी ऐसी स्थिति को पैदा किया जाएगा शिक्षा माफियाओं के द्वारा, तो ये देश का दुर्भाग्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य है, जिसके लिए सरकार हो राज्य की चाहे केंद्र की, उनको विशेष तौर पे कमेटी गठित करनी चाहिए और इन पे विशेष प्रावधान लाने की आवश्यकता है। और देश के अंदर बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग हिंसक ना हों, अपनी बातों को रखें, और आपकी बातों पे विचार करना होगा सरकारों को। ठीक है, अब 1 लाख वैकेंसी आती है, सरकार जब बनती है, चाहे वो बिहार की भी एक बात उठाते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब सरकार बन जाएगी तो 10 लाख नौकरी पहली कलम से मिली नहीं, वो अलग बात है। पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जब सरकार बन जाएगी अगले दिन 24,000 लोगों को नौकरी। उत्तराखंड की आबादी बिहार से छोटी है, इसलिए उन्होंने 24,000 का ही वचन दिया, लेकिन मिली नहीं। अब बच्चे पिट रहे हैं, बच्चों का क्या कसूर? बच्चों का कोई कसूर नहीं है, पर बच्चों को भी हिंसात्मक रुख नहीं अपनाना चाहिए, और सरकारी संपत्ति का कम से कम ख्याल रखें, क्योंकि आपने भी सरकार में ही जाना है, कहीं ना कहीं प्रशासन का हिस्सा भी बनना है। मैं एक बात कहूँगा, देखो, शिक्षा माफिया जो इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं ना,
यही पेपर लीक करवा रहे हैं और इनकी सत्ता से भी साठगांठ होती है। अभी पिछले दिनों राजस्थान में सचिन पायलट ने खुद अशोक गहलोत पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो अशोक गहलोत ने कहा कि भैया ये वायरस है कांग्रेस पार्टी में, तो उन दोनों के आपस में जूतम पैजार हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया काम किया। जब वहाँ पेपर लीक हुआ ना और पता चला कि भैया वो कोई भी पार्टी, कोई से भी दल से हो, कोई सा भी माफिया हो, उसके घर पे बुलडोज़र भिजवाया, बुलडोज़र से उसका घर गिरवाया, संपत्ति गिरवाई, उसकी संपत्ति जब्त करी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपना एग्ज़ाम देने आ रहा है, कैसे तो तैयारी करता है, फिर एक उसकी एज निकल जाती है, उसके अलावा उसको कंपनसेशन उस समय का मिलना चाहिए और एज भी बढ़ानी चाहिए अगले एग्ज़ाम तक। जैसा कि योगी जी ने एक एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ तो तुरंत एग्ज़ाम करवा दिया था उसका, थोड़े ही समय में, टाइम पीरियड में, और उनको जॉब भी दे दी गई। ठीक है ना। तो मैं ऐसा कहूँगा कि हर सरकार को ये मॉडल फॉलो करना चाहिए और केंद्र सरकार को अब इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसा कि आपने पहले कहा कि यूपीएससी एग्ज़ाम का पेपर क्यों नहीं लीक होता, तो उसी तर्ज पे सरकार को अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सारी स्टेट गवर्नमेंट और सारी स्टेट मशीनरी को ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन करके यूपीएससी पैटर्न पे वर्क करते हुए, क्योंकि देखो जॉब जब तक जनरेट नहीं होएगी तब तक आप एक जॉब बंदा करता है तो कितने लोगों को पालता है वो। बिल्कुल ठीक है ना। जॉब जनरेट नहीं होगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो चोरी चकारी बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना सर। और जब 1 लाख, जब नौकरी निकलती है 1 लाख, तो उसे भरने वाले कम से कम 90 लाख लोग होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और वो उस समय पे फॉर्म भरते हैं, कितना बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास आता है, वो रेवेन्यू कहाँ जाता है जब पेपर लीक हो जाता है। इस पर भी हमें मैकेनिज्म के बारे में सोचना पड़ेगा कि भैया पैसा कहाँ मिसयूज़ हो रहा है या उसका सदुपयोग होए, उन्हीं बच्चों को या तो वापस दिया जाए। सरकार को ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गिरावट है हमारे देश में पेपर का लीक हो जाना। और मैं फिर कहूँगा जो शिक्षा माफिया जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, ये घाघ बन के बैठे हुए हैं, पेपर लीक करवाने में इनका बड़ा हाथ है। और उत्तराखंड में तो बता रहे हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस वाला था ना, प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक लड़के ने पेपर लीक करा है, ये सब सामने आ गया। तो उसके पूरे जो भी लोग उससे जुड़े थे उनकी संपत्ति जब्त करो, उनको अरेस्ट करो, उन पे रासुका लगाओ, कुछ भी करो, आगे कोई बंदा ऐसी हरकत ना कर पाए, ऐसी सज़ा इन्हें दी जानी चाहिए। ठीक है, लगता है इससे देश का माहौल ख़राब होता है। अब युवा ऐसे में सरकार के विरोध में तो जाएंगे ही, वो चाहेंगे कि अगली बार बदलाव होए, और बदलाव के बाद जो सरकार आती है वो सरकार भी उनकी नहीं सुनती, युवाओं की उम्र गुजर जाती है और बाद में फिर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कोई बनते हैं और वो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दी जाएगी, और वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं और युवाओं को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है। देखो मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार जो बोलते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बोले होंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही बोलेंगे। उसके लिए एमएसएमई बनाया, लोन दिया। इस समय पे 90% फंड सैंक्शन किया एमएसएमई को, जो लघु उद्योग है, जो खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से जो लोन दिया जाता है। जब वो लोन बटेगा तो एक बंदा स्वरोजगार करता है या कोई व्यापार करता है तो उसमें आदान प्रदान समझ लो, जब वो किसी से सामान खरीदता है तब भी देश की इकोनॉमी पे काम करता है। अगर अच्छी उसने शॉप कर ली है, लगभग अच्छा उसे लोन मिल गया है तो 10 एम्प्लॉय रखता है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में माना जाना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तरीके बहुत अलग अलग हैं। जैसे यूनिकॉर्न आ गया, एक 7,000 का एक यूनिकॉर्न, आज 110 से ज़्यादा यूनिकॉर्न आ चुके हैं। 7,000 करोड़ के एक यूनिकॉर्न में कितने लोग जॉब करते होंगे। तो मैं तो कहूँगा मोदी सरकार अगर 2 करोड़ जॉब का वायदा भी करती है और 1 साल में उन्हें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए कि भाई इतना जॉब जनरेशन हुआ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत जो लोगों को जो मेक इन इंडिया के थ्रू मिला है या स्टार्टअप के माध्यम से मिला है, इसको भी उसमें जोड़ देना चाहिए। समाधान बताया इन्होंने। आपसे सीधा सवाल, क्या हर एक मामले में जब कोर्ट दखल दे सकता है तो छात्रों के हित के मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता? देखिए, इससे पहले भी आपने बहुत बार देखे होंगे, कोर्ट ने बहुत बार दखल दिया भी है और देना भी चाहिए। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, आप और हम सब भारतीय। हमारे लास्ट में अगर किसी का राह देख के खड़े होते हैं तो वो न्यायपालिका के राह देख के ही खड़े रहते हैं हम, कि हमारा कोई अगर सुनने वाला ना है तो कम से कम न्यायपालिका हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे और करता भी है। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं देश की संविधान की, न्यायपालिका की और न्यायिक व्यवस्था की। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपने देखे भी होंगे, कई समय में ये डिले भी हो जाता है, क्योंकि इतना बड़े आबादी वाला एक देश में इतने केसेस पेंडिंग है, तो हो सकता है इस वजह से कुछ हुआ भी है। लेकिन फिर भी
अगर आपको एक कोट बोलूं कि फूल कितना भी खूबसूरत हो, उसका जो तारीफ़ होता है ना, वो खुशबू से किया जाता है। इंसान कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, उसका तारीफ़ उसका गुणों से ही हो जाना चाहिए। तो हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैं हर युवा वर्ग को ये अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हर युवा वर्ग को अपील करता हूँ कि न्यायपालिका में भरोसा रखना चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा कदम ना उठाए, या तो चाहे किसी का भी राजनीतिक दल के ऊपर हो, ऐसा कदम ना उठाए कि अल्टीमेटली हमारी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। कुछ दिन पहले भी एक तरफ आप हिंसक होने की बातें कर रहे हैं कि छात्र हिंसक ना हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो सवाल उठता है कि उन व्यक्तियों को, उन छात्रों को हिंसक होने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? अगर पेपर लीक ना होए तो क्या छात्र ऐसे ही हिंसक हो जाएंगे? वो छात्र जो साल भर की तैयारी के बाद एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, वो छात्र जिनकी फैमिली में काम करने वाले व्यक्तियों की कमी है, जिनकी फैमिली में पैसों का अभाव है, और वो छात्र दिन रात अपनी मेहनत करते हुए सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऑफिसर बनने का ख्वाब जोतते हैं, और उसके बाद उन्हें पता चलता है पेपर लीक हो गया, मेहनत बेकार। देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है, ये जो पेपर होता है, क्योंकि मैं एक ऐसा परिवार से उठ के आया हूँ, मैं जानता हूँ स्ट्रगल क्या है। मेरा बाप किसी होटल में थाली धोता था, बर्तन धोते थे कभी, मैं उस जगह से उठ के आया हूँ। मैंने सरकारी नौकरी तक छोड़ा हूँ, तो मैं स्ट्रगल किसको बोलता है मैं भली भांति जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल हुआ बोल के मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ जो हमारा देश हित में ना हो। देखिए, राष्ट्रहित कुछ भी बात आ जाए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। और हमें न्यायपालिका के ऊपर, जैसे ही आपने पहले सवाल किया था, न्यायपालिका के ऊपर ये हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंतिम अगर कोई भी राह छोड़ देते, कोई भी राह नहीं मिलता है या कुछ दिखता नहीं है, तो हम अल्टीमेटली न्यायपालिका के हाँ, लेकिन हिंसक वाला, मैंने अभी जैसे आपको एक कोट सुनाया था कि फूल का खुशबू से ही, उसका सुगंध से ही उसको तारीफ किया जाता है। तो अपने गुण को ना बिगाड़े। सब मैं मानता हूँ हर एक युवा हमारे लिए, अभी युवा वर्ग का देश हो रहा है, भारत सबसे बड़ा आबादी युवा वर्ग होने वाला है या होने जा रहा है। तो इसके लिए युवा वर्ग को अपना जो गुण है, गुण को बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी भी कदम। देखिए, इस टाइम पे जो युवा वर्ग होता है ना, युवा वर्ग बड़ा जल्दी भ्रमित हो जाता है, या तो फिर ये दोष नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली एज का फैक्टर है कि बड़ा संतुलन बिगाड़ देते हैं। और युवा वो वर्ग होता है जो लहरों में तो कभी कभार लाशें भी बहा करती है, पर लहरों का गति तय करने वाला युवा वर्ग होता है, उसका गति भी विपरीत कर सकता है, ये वो वर्ग होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमेशा हिंसक तरीका को अपनाना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे तरीका हो सकता है। देखिए, ये फिर से दोहराता हूँ कि ये जो पेपर लीक वाला घटना है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सरकार को, जहाँ पे भी हुआ है, मैं किसी राजनीतिक दल विशेष का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, नहीं कोई विपक्ष का बात बोल रहा हूँ, कोई भी विशेष वर्ग हो। देखिए, शिक्षा हमारा मेरुदंड है, हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड है। अगर शिक्षा के बिना हमारा देश अधूरा सा है। कोई भी नेशन हो, बिना शिक्षा के वो हैंडीकैप्ड है। तो शिक्षा के ऊपर इस तरह की छेड़खानी कोई भी हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मेरा डिमांड भी है सरकार से, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं पे भी हो, तो मेरा ये डिमांड है, अगर इस तरह की कोई कहीं पे भी इस तरह की घटना होता है, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, बहुत सारी जगहों में हुआ था, तो मुझे सरकार से भी अपील है, कम से कम इसके ऊपर ठोस कदम उठाया जाए, ताकि आने वाला समय पे वो एक बेंचमार्क सेट हो और इस तरह की कोई हरकत ना कर सके या हिमाकत ना कर सके। मैं भी दिल्ली के उसी इलाके से आता हूँ जहाँ छात्र 100-150 रुपये बचा करके अपने जीवन यापन के बारे में सोचते हैं, अपनी शिक्षा के बारे में सोचते हैं, और पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी या किसी स्टेशनरी शॉप पर कुछ सामान खरीदने के लिए। फिर करते हैं जी तोड़ मेहनत, और मेहनत करने के बाद बस एक अधिकार अपने अंदर रखना चाहते हैं कि वो एक दिन अधिकारी बने और अधिकारी की जो कुर्सी है वो उनके अधिकार में आ जाए। लेकिन समस्याएं कहाँ आती है कि समस्या पेपर लीक से शुरू हो जाती है। पेपर लीक होता है और कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। मान लीजिए इस साल कोई एग्ज़ाम होने वाला हो और उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाए, और किसी अभ्यर्थी की जो उम्र है वो उतनी ही है जितनी उसमें मांगी जा रही है, यानी कि अगले साल वो उस पेपर को लेकर एग्ज़ाम देगा तो वो नहीं बैठ सकता है। अब ऐसे में उसके अरमान, उसका सपना तो टूट सा जाता ही होगा। तो सरकार को इन विषयों पर सोचने की ज़रूरत है। बाकी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसे ही तथ्यपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब।